नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में घटती जन्म दर भारत की बढ़ती जनसंख्या के बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में इन राज्यों में एक नई समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो बुजुर्ग आबादी का अनुपात है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ना कहीं न कहीं वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों में कुछ नए आयाम जोड़ता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि वास्तव में जो दक्षिणी राज्य हैं भारत के, वहां पर बुजुर्ग आबादी का बढ़ना किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है और इन दक्षिणी राज्यों की क्या वो चिंताएं हैं। इस सब कुछ को हम समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। जनसंख्या में गिरावट से आने वाले संकट का संकेत मिल रहा है, शीर्षक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। चर्चा के पक्षों को देख लेते हैं। बात सबसे पहले खबर की जाएगी। खबर के बाद हम ये समझेंगे कि वास्तव में क्या है वर्तमान जनसंख्या की स्थिति। कुछ आंकड़े होंगे आपके सामने, उसको देखेंगे। क्या होगा इसका आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक रूप से आप जानते हैं कि किसी भी जनसंख्या में जो कार्यकारी जनसंख्या होती है, विशेष रूप से जो जिसका श्रम में ज्यादा योगदान होता है, जो एक्टिव जनसंख्या जिसको हम कह सकते हैं, जिसको कि साधारण भाषा में हम कह सकते हैं युवाओं की जनसंख्या, वो काफी उसका योगदान होता है। उस राज्य के जो संसाधन के रूप में इनको देखा जाता है, उस राज्य में जो भी सृजन होता है, उस राज्य की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में इनका योगदान होता है। साथ ही साथ इनको राज्य के ऊपर भार के रूप में नहीं देखा जाता है। उसका कम होना और वहीं पर जो हम कह सकते हैं बुजुर्ग आबादी का बढ़ना, ये कैसे प्रभावित करेगा, इस पक्ष को देखेंगे। राजनीति को भी ये कैसे प्रभावित करेगा, इस पक्ष को भी समझेंगे। और इसके समाधान, जिन समाधानों की चर्चा अभी हाल फिलहाल में इन राज्यों द्वारा घोषित की गई है, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में वो समाधान क्या वास्तव में समाधान है या कुछ अन्य समाधान हो सकते हैं। साथ ही साथ अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक सूचना है कि यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का नया बैच, अगर बात करें करोल बाग की, तो यहां पर 13 नवंबर से शुरू हो रहा है दोपहर 3 बजे। वहीं पर इंदौर में इस नए बैच की शुरुआत 11 नवंबर से शाम 6:15 बजे से। लखनऊ में अगर बात करें तो यहां पर दिनांक 29 नवंबर से सुबह 11:30 बजे और जयपुर में 27 नवंबर से सुबह 11 बजे शुरुआत हो रही है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही इस कार्यक्रम की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो वहां पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर में वास्तव में चर्चा में इसीलिए है, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया, कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहां के मुख्यमंत्री जो है वो अपनी घटती जन्म दर को लेकर, अपने राज्य की घटती जन्म दर को लेकर काफी चिंतित हैं। और ऐसे में उन्होंने, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अधिक बच्चा पैदा करने के लिए एक योजना तैयार की जाए। और इसकी भी घोषणा इनके द्वारा की गई है कि ऐसी योजना की प्लानिंग की जाए कि अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं, और ऐसी योजना बनाने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। अब देखिए, जन्म दर घटने से इन राज्यों में बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ रहा है और बढ़ती उम्र की आबादी से ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों ही तरह के प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है वर्तमान जनसंख्या की स्थिति। कुछ आंकड़े होंगे, वो आंकड़े स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में वो स्थिति क्या है। देखिए, परिवार नियोजन नीतियां भारत में अपनाई गई ताकि भारत की जो बढ़ती जनसंख्या है उसको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि हम थोड़ा सा, अगर जनसंख्या स्किल्ड होती है तो जनसंख्या समस्या नहीं होती है। लेकिन भारत एक विकासशील देश है और हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कोशिश की गई कि हम जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि दर है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसके लिए शुरुआत में एक परिवार नियोजन नीतियां चलाई गई और उसका लाभ भी मिला। जहां एक तरफ जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए इनको चलाया गया, वहीं पर कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे भारत की जो दक्षिणी राज्य हैं और कुछ छोटे उत्तर भारतीय राज्य हैं, यहां पर जो कुल प्रजनन दर है उस दर में अधिक गिरावट देखी गई है। कुल प्रजनन दर की अगर बात कर लें, देखिए प्रजनन दर का मतलब क्या हुआ। वो एक औसत संख्या जो ये दर्शाती है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि औसत प्रजनन दर अगर कहीं का 2 है, तो अगर 2 औसत प्रजनन दर है, जिसको हम प्रतिस्थापन दर कहते हैं, अगर वो 2 है तो इसका मतलब यह है कि उसी गति से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। लेकिन अगर उससे औसत प्रजनन दर से ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं की है, मान लीजिए 2.5 है, तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि होगी, और अगर उससे कम है तो वहां पर जनसंख्या में गिरावट आएगी। तो देखिए, इसको समझने के साथ साथ अब आगे बढ़ें। कुछ राज्यों में ऐसा देखा गया कि जो प्रजनन दर है, कुल प्रजनन दर है, जो TFR जिसको कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको कहते हैं,
उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई। अब गिरावट का मतलब ही हुआ कि वहां जनसंख्या, जहां पूरे देश की जनसंख्या बढ़ रही है वहीं कुछ राज्यों की जनसंख्या घट रही है। और घटने के साथ साथ विशेष रूप से आप देखेंगे जो तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है, यहां पर आप देखिए आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 से 21 के बीच में जो प्रजनन दर है 1.4 है। वहीं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की आप बात कर ले तो यहां पर 1.5 दिखाई दे रहा है, जो कि जो औसत है उस औसत से कम है। अर्थात यहां पर वो जनसंख्या जो होगी वो घटती हुई दिखाई देगी। साथ ही अगर बिहार को देखें तो 3, उत्तर प्रदेश को देखें 2.7, मध्य प्रदेश को देखें तो 2.6, ये उस औसत से अधिक है, तो यहां पर वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये आंकड़े हैं 2019 से 21 के बीच के। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो वृद्ध जनसंख्या होगी उसके प्रभाव को यहां पर चिन्हित किया गया है। भारत में वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा ऐसा बताया गया है कि 2021 में 10.1% है, जो कि 2036 तक यह अनुमान है, कहा जा रहा है कि वो 15% हो जाएगा। वृद्ध जनसंख्या का बढ़ना अर्थात जिस राज्य में वृद्ध जनसंख्या बढ़ेगी उस राज्य पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही साथ केरल की अगर बात करें तो देखिए 2021 में केरल में 16.5% वृद्ध जनसंख्या की यहां पर यह आंकड़ा बता रहा है, और यह कह रहा है कि 2036 तक जाते जाते ये 22.8% हो जाएगा। अर्थात इसमें भी काफी वृद्धि है की संभावना है। वहीं तमिलनाडु को पर भी नजर डालें तो यहां भी 2036 तक बताया जा रहा है कि 20.8%, और आंध्र प्रदेश में भी 19% ये वृद्ध जनसंख्या हो जाएगी। वहीं अगर बिहार जैसे राज्य की बात करें, जो कि उत्तर भारत के राज्य की बात करें, तो 2021 में 7.7% वृद्ध यहां थे, जो कि 2036 में 11% तक ही पहुंचने का अनुमान है। अब देखिए एक तरफ तो ये बात सामने आती है कि जहां ये दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पर प्रजनन दर कम है, वो तेजी से विकास भी कर चुके हैं। अभी तक उनके विकास की दर भी ठीक ठाक रही है, लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि अब उन्हें वृद्ध जनसंख्या का जब वहां पर दबाव पड़ेगा तो इसके प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, और जो वृद्धि, जो विकास पहले देखा गया है, कहीं ना कहीं उस विकास को भी ये अवरुद्ध करने का काम करेंगे। कैसे अवरुद्ध करेंगे, तो अलग अलग उस प्रभाव को हम देखते हैं। जैसे आर्थिक प्रभाव की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात को सबसे पहले देखिए। वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात का मतलब क्या हुआ, जिसमें 18 से 59 वर्ष का जो हम कह सकते हैं जो एक्टिव एज ग्रुप है, जिस ग्रुप में हम कह सकते हैं जो कार्यकारी जो लोग होते हैं, श्रमिक वर्ग जिसमें होता है, जिसमें काम करने वाले लोग हैं, उनके मुकाबले में वृद्धों की संख्या कितनी है, उसको वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात कहते हैं। अर्थात जो एक्टिव जनसंख्या है, आपकी काम करने वाली जनसंख्या है, श्रमिक वर्ग की जनसंख्या है, उसके मुकाबले उस राज्य में वृद्धों की जनसंख्या का जो अनुपात होगा उसको कहा जाता है वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात। अब उस अनुपात पर एक नजर डालें। केरल की बात करें तो 26.1% है, तमिलनाडु में 20.5% है, हिमाचल में 19.6 और आंध्र प्रदेश में 18.5। अब देखिए ये जो अनुपात है ये इन राज्यों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। जनसांख्यिकी लाभ का अंत होगा। अब देखिए युवाओं की जो कम जनसंख्या है, अगर इन राज्यों में वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है और युवाओं की जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम हो, तो कम जनसंख्या अगर युवाओं की होगी तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम होगा और आर्थिक वृद्धि के जो अवसर हैं वो सीमित होंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वही उस राज्य की आर्थिक वृद्धि का एक प्रधान कारक होता है, कई कारकों में से एक। और इसका कम होना जो जनसांख्यिकी लाभ का एक तरह से हम कह सकते हैं अंत ही यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए वृद्ध जनसंख्या बढ़ेगी तो साथ साथ उसका आर्थिक भार भी बढ़ेगा उस राज्य का, क्योंकि इनके स्वास्थ्य पर खर्चे बढ़ेंगे, राज्य का दायित्व है, तो राज्य अपने द्वारा किए जाने वाला जो स्वास्थ्य का खर्च है उसमें वृद्धि देखेगा। 2017-18 में आप देखेंगे दक्षिणी राज्यों में हृदय रोगों का ये आंकड़ा है, हृदय रोगों पर कुल खर्च किया गया 32%, जबकि हिंदी बेल्ट के अगर राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ 24% खर्च किया गया। तो ये आपको अंतर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ेंगे जैसे जैसे वृद्ध जनसंख्या की यहां पर तादाद बढ़ेगी। साथ ही प्रजनन दर बढ़ने का प्रस्ताव, एक जो कहा जाता है कि प्रजनन दर बढ़ा दिया जाए, एक ये भी प्रस्ताव है। तो देखिए इसका भी निगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जब प्रजनन दर बढ़ाने की आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो ऐसे में जो महिलाएं जो कार्यबल का हिस्सा हैं वो कहीं ना कहीं उससे अलग होंगी, क्योंकि जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसका 3 से 4 साल जो है ऐसा होता है कि वो काम नहीं कर सकती है या वो अपने रोजगार से दूर हो जाती है। ऐसी दिशा में जो भारत में रोजगार नीति अभी तक देखने को मिली है उससे महिलाएं अगर अलग होंगी
तो महिलाओं की भागीदारी, हम कह सकते हैं कि जो श्रमिक भागीदारी है वो घट सकती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। साथ ही केंद्रीय संसाधनों की कमी। अब देखिए, दक्षिणी राज्यों का अगर आप बात करें, जो योगदान है, केंद्रीय करों में योगदान है, वो उच्च है, हाई है, लेकिन जो धीमी जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण संसाधन अगर घटेंगे तो ये जो उच्च योगदान है केंद्रीय कर में दक्षिणी राज्यों का, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि दिखाई देगी, दक्षिणी राज्यों का केंद्रीय कर में योगदान भी कम होता दिखाई देगा। तो ये तो आर्थिक प्रभाव में ये पक्ष थे। अब साथ साथ राजनीतिक निहितार्थ इसके क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि का असंतुलन है वो भी जन्म लेगा, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर भारत में के राज्यों में आप देखेंगे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिनकी जनसंख्या पहले से ही ज्यादा है, वहीं पर इन दक्षिण राज्यों में अगर जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये एक प्रकार का असमान जनसंख्या वृद्धि भारतीय संघीय ढांचे को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में आप जानते हैं कि 2026 में जब लोकसभा सीटों का फिर से निर्धारण होगा, तो ऐसे में जो सीटों की संख्या है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब नया सीमांकन होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो राज्यों की लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है वो भी आपको बदली हुई दिखाई देगी। जहां बढ़ी हुई जनसंख्या की वजह से उत्तर भारत के राज्यों को सीटों की संख्या में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। एक अनुमान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो संभावित बदलाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश को 12 सीटों का, वहीं बिहार को 10 और राजस्थान को 7 सीटों का लाभ होने की संभावना है, अर्थात ये सीटें बढ़ती हुई वहां दिखाई देंगी। वहीं पर अगर यही स्थिति बनी रही तो तमिलनाडु को 9, केरल को 6 और आंध्र प्रदेश को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसका मतलब कि ये जो जनसंख्या है जिसके आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, ये घटती जनसंख्या राजनीतिक रूप से भी इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। और इन परिवर्तनों के कारण लोकसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है और संसदीय जो पूरा का पूरा समीकरण है, ये संसदीय समीकरण भी प्रभावित होगा। तो ये इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। अब इसके समाधान के कुछ प्रयास इन राज्यों द्वारा किए जाने की बात की जा रही है। उसी में एक प्रयास के अंतर्गत इस राज्य के, विशेष रूप से आंध्रा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि प्रो नेटलिस्ट नीतियां, अर्थात ज्यादा बच्चों को बढ़ावा देने की पॉलिसी बनाने की बात कही गई, उसको हम समर्थन देंगे। ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, हम आपको समर्थन देंगे। ये कहां तक उचित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयोग पहले हुए हैं, लेकिन वहां इसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दी। कई देशों में ऐसी नीतियां अपनाई गई थी, लेकिन केवल महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लेना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो ये नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सबक लेते हुए और इस रूप में भी कि महिलाएं अगर ज्यादा बच्चा पैदा करेंगी तो भारत में जो रोजगार नीति है वो भी उसके अनुरूप बनाइए, जिससे कि वो आर्थिक स्वतंत्रता उनकी बाधित ना होने पाए। जिस ड्यूरेशन में ये महिलाएं बच्चा पैदा कर रही, उस ड्यूरेशन में उनकी आर्थिक, जो हम कह सकते हैं कि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं कही जा सकती। अब देखिए क्या होना चाहिए, तो काम परिवार नीतियों में सुधार, जो वेतन आधारित मातृत्व और पितृत्व अवकाश है, इसकी स्थिति बेहतर बनाइए। जैसे कि स्वीडन में आप देख सकते हैं कि जब भी बच्चे को जन्म देना होता है, चाहे वो मातृत्व अवकाश हो चाहे वो पितृत्व अवकाश है, दोनों की कंडीशन को बेहतर बनाइए, जिससे कि बच्चा जिस ड्यूरेशन में बच्चे का जन्म होता है उसके लालन पालन के लिए जो अवकाश दिया जाता है, उस ड्यूरेशन में किसी भी रूप में आपकी आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित ना हो, चाहे वो मातृत्व माता की तरफ से हो चाहे पिता की तरफ से हो। सुलभ बाल देखभाल की सेवाएं हों, ऐसी सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कि माता और पिता अगर काम करना जाना चाहते हैं तो बच्चे को वहां छोड़ के उस सस्ती सेवा का लाभ उठाते हुए वो अपने रोजगार को फिर से चालू कर सके। साथ ही साथ आप देखें जो रोजगार नीति है उसमें मातृत्व को एक सजा के तौर पर, वर्तमान जो रोजगार नीति है उसमें मातृत्व का मतलब कि आपका 3 से 4 साल का समय जो है वो पूरी तरह से ऐसा होता है कि आप किसी भी अन्य काम को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इस रोजगार नीति को सजा के तौर पर न बना के इस प्रकार बनाया जाए कि लिंग समानता भी बनी रहे। मतलब अगर माताएं हैं वो अपने बच्चे को जन्म दे रही हैं तो वो 3-4 साल का उनका जो पीरियड है उनको ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जैसे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ उनको उस ड्यूरेशन में भी जब वो ऑफिस में जाकर काम नहीं कर पा रही हैं तो वहां भी वेतन की व्यवस्था की जाए। भले ही हो सकता है कि वो वेतन कुछ कम मात्रा में हो सके, उसके लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो रोजगार नीतियों में एक हम कह सकते हैं संशोधन करने की जरूरत है और उसको ज्यादा फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। जैसे स्वीडन की स्थिति उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, वहां पर मातृत्व पितृत्व अवकाश, सस्ती बाल देखभाल सेवाएं उपलब्ध हैं। महिलाओं को काम और परिवार के बीच इससे क्या होता है, संतुलन बनाने का एक भरपूर मौका मिलता है, जिससे कि
वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होती हैं और काम और परिवार के बीच संतुलन भी बढ़ा लेती हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें, लिंग समानता को बढ़ावा देना ताकि महिलाएं बच्चा पैदा करते समय आर्थिक स्वतंत्रता को बरकरार रख सके। साथ साथ जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया जाए, अर्थात जो कामकाजी उम्र है उस उम्र सीमा को ही बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसके माध्यम से भी हम आयु निर्भरता उत्पाद को कम कर सकते हैं। कुछ देशों में कामकाजी उम्र बढ़ाई गई है ताकि अधिक लोग कामकाजी जीवन में शामिल हो सके। साथ साथ एक आर्थिक अप्रवासी की बात कर लें तो देखिए, दक्षिण राज्यों में जो दक्षिणी राज्य है वहां पर अप्रवासी आते हैं, दूसरी जगहों से आते हैं। अब ऐसे में वो आते हैं वहां की जिस राज्य में आते हैं, जैसे सपोज दैट आप देखिए कि ये है आपका दक्षिणी राज्य और ये है मान लीजिए कोई उत्तर भारत का राज्य। तो यहां से व्यक्ति यहां पर जाता है, अब यहां पर जाएगा वो नौकरी करने और यहां के संसाधनों का लाभ उठाता है। तो इस राज्य पर भार तो पड़ रहा है इस दक्षिणी राज्य पर, लेकिन यहाँ की सुविधाओं का भी वो लाभ उठा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की काउंटिंग अपने राज्य में होती है, इस राज्य में काउंटिंग नहीं होती है। जबकि इस राज्य में वो इस राज्य के संसाधनों को भी इस्तेमाल कर रहा है, इस राज्य की अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो लाभ भी अर्जित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस राज्य पर जो अतिरिक्त भार है इसमें केंद्र के द्वारा इस राज्य को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिल रही है। तो ऐसी दशा में ये भी एक चीज है, इसमें भी संतुलन बनाने की दिशा में सोचा जा सकता है, जिससे कि दक्षिण राज्य को जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई से निजात पाई जा सके। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में भारी संख्या में प्रवासी श्रमिक हैं, जाते हैं वहां पर काम करने के लिए दूसरे राज्यों से लोग, सामाजिक सुरक्षाएं भी वहां मांगते हैं, लेकिन उनका मूल योगदान जो है उस राज्य में दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देगा वो उनके अपने होम जो उनका स्टेट होगा वहां पर दिखाई देगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसमें समाधान इन्हीं समस्याओं में निहित है, चाहे वो रोजगार संबंधित नीतियों में बदलाव करके, चाहे वो हम बाल शिशु देखभाल को बेहतर बना के सस्ती सुविधाएं मुहैया करा के, या इस पक्ष पर हम विचार करके इन सुविधाओं से को और पुख्ता बनाकर इससे निजात पा सकते हैं और इस स्थिति से निपट सकते हैं। अंत में हम आते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देने की। प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश ने किस कारण अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले कानून की योजना बनाई है? विकल्प ए राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, विकल्प बी राज्य की जनसंख्या में युवाओं का अनुपात बढ़ाने के लिए, विकल्प सी राज्य के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए, या विकल्प डी राज्य के पर्यावरण सुरक्षा के लिए। उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।